नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं अपने डेली एमसीक्यू प्रोग्राम के तहत, जो हमारा पीटी को लेकर के चल रहा है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसके पहले मैंने 11 लेक्चर लिया है और ये आधुनिक भारत से हमारा चल रहा है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आज का जो हमारा है टॉपिक है वो रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में है। तो आइए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर सी होगा कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। 1917 में न्यायाधीश कौन है? सिडनी रॉलेट। इसका ध्यान रखना है। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में एक विधेयक पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1919 में, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। मतलब बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में रख सकती है। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। इसे द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है कि पूछा जा सकता है कि किसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया है। और देखिए, रॉलेट एक्ट का ही एक नाम है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो कभी अगर ये भी आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आप लोग देखिए। अगला प्रश्न बताइए, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का चुनाव करें। केवल एक सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, डी 1 2 3 सही है। बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा? रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 2 का आप लोग जल्दी से उत्तर बताएं। और इसमें जो लोग इसका उत्तर बी बता रहे हैं वो एकदम सही है। इसका उत्तर 1 और 2 ही सही होगा। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, एकदम सही बात है। और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी सही है। देखिए, यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें होम रूल लीग के बारे में बहुत विस्तार से बताया था कि भारत में उसकी 2 धाराएं थी। एक धारा का जो नेतृत्व है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जा रहा था, जबकि दूसरी धारा का जो नेतृत्व है वो मैडम श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया जा रहा था। तो वहां मैंने इसको डिटेल से बताया है। तो इसलिए यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देख लें और इसमें थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी देखें। देखिए, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, एकदम सही है। और 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल लीग आंदोलन ने राजनीतिक रूप से सक्रिय किया था। देखिए, जो लोग होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे, चाहे वो पटेल जी के चाहे वो तिलक जी के हो, चाहे वो मैडम बेसेंट के हो,
तो वो लोग कहीं न कहीं राजनैतिक रूप से काफी सक्रिय थे और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ मिला, तो वो लोग यहाँ भी सक्रियता दिखाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। और रही बात साइमन कमीशन की, तो साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, कई बार यही पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये आया है 3 फरवरी 1928 को। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। जल्दी आप लोग बताएं, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। जल्दी से आप लोग सभी लोग इसका उत्तर बताएं, जल्दी से कमेंट करें और सभी को कमेंट करना है। और इसमें जो लोग इसका उत्तर बी बता रहे हैं वो एकदम सही है, रॉलेट सत्याग्रह है। देखिए इसमें कहा जा, प्रश्न की भाषा समझिए, अखिल भारतीय राजनीति में, देखिए यहाँ अखिल भारतीय बात हो रही है, गांधी का पहला साहसिक कदम था, इसलिए देखिए चंपारण भी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये अखिल भारतीय स्तर पे पूछ रहा है। और इसीलिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी देखें कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट 1919 था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। तो अब अभी तक यहां से प्रश्न नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग किया था, तो होम रूल लीग, खिलाफत, सत्याग्रह, तो ये तीनों होंगे, इसका ध्यान रखना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ देखिए, अगले प्रश्न पे आने से पहले आप लोग एक सूचना देखिए, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आरओ का जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है, और नोटिफिकेशन में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए कि सीटें बहुत अच्छी हैं, और आरओ की जो नौकरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। सप्ताह में 5 दिन काम होता है, आपको सचिवालय में बैठने का एक अच्छा अवसर मिलता है, तो काफ़ी अच्छी जॉब है और गैजेटेड पोस्ट है। तो इसके लिए काफ़ी लोगों का मैसेज भी आ रहा था, फोन कॉल भी आ रहे थे, तो सर के द्वारा मतलब समृद्धि के द्वारा भी कुछ ऐसे प्रयास किए जाए आरओ देने वाले बच्चों के लिए। तो ये बैच जो हमारा है विशेषकर आरओ के लिए है, और हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से, मतलब ये कल से ही स्टार्ट हो रहा है। और इसके माध्यम से देखिए हम कराने वाले क्या है कि डेली संडे को छुट्टी रहेगी, बाकी मंडे टू सैटरडे प्रतिदिन हम आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन हमारा क्विज मोड में रहेगा टेलीग्राम पे, और 50 क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में देंगे, जिसका आप प्रिंट आउट लेकर के रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसमें पीवाईक्यू तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही साथ हमारा फोकस रहेगा अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, कि जिनकी बहुत संभावना है इस बार एग्जाम में आने की। और साथ ही साथ हम फोकस्ड होंगे हिंदी पे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि आरओ की परीक्षा में आपका हिंदी गड़बड़ हो रहा है, यदि हिंदी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और जीएस में स्कोर करना हिंदी की अपेक्षा काफ़ी कठिन है, बहुत कठिन है। अगर हिंदी में आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आप 50, 52, 55 तक कर लेंगे, और 55 तक करने के बाद आपको अगर जीएस में कुछ गलतियां भी होती हैं तो हिंदी संभाल लेगा, मतलब आप जो है फाइट में बने रहेंगे। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम हिंदी का भी, तो इसमें करीब करीब हम जो डेली 40 प्रश्न ऐसे होंगे, जिसमें से कुछ पीवाईक्यू होंगे और कुछ नए क्वेश्चन, तो हम डेली हिंदी की भी 40 क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये हमारा 100 दिन का प्रोग्राम है, और 100 दिन में करीब हम 100 क्वेश्चन प्रतिदिन के माध्यम से 10,000 क्वेश्चनों का यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग इससे जुड़िए और इसका बहुत ही लाभ मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। दूसरी चीज ये है कि ये जो ऑफर है, अभी हमारी जो फी है वो मात्र 499 रुपए है लेकिन ये अभी हमारे
कुछ बच्चों के लिए है, लेकिन जैसे ही हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा हमारी फी फिर जो एक्चुअल फी हमारी 999 रुपये है वो हो जाएगी। और वैसे भी हमारी फी इतनी कम है और क्वालिटी हम बहुत ही बेहतरीन देने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग आइए, इससे जुड़िए और लाभ लीजिए। तो चलिए, ये सूचना है, सूचना समाप्त हुई। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह। और देखिए, चूंकि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको तो ये समझ में आ जाएगा कि ये रॉलेट सत्याग्रह है, लेकिन परीक्षा में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि परीक्षा में तो अभी चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि हम रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन चूंकि इसलिए आपको व्याख्याओं पे बहुत ध्यान देना है। और व्याख्या में थोड़ा सा इसके देखिए, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और 6 अप्रैल 1919 में इस एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। देखिए, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया, आप सभी जान रहे हैं, ये डेट याद रखिएगा। और इस एक्ट की जो कमियां थी मैंने पीछे बता ही दिया है पीछे के क्वेश्चंस में। तो उसी के विरोध स्वरूप 6 अप्रैल 1919 को इस एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने जो है वो देशव्यापी, समझ लीजिए, इसीलिए इसे अखिल भारतीय स्वरूप का कहा जाता है, क्योंकि ये देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। जो पिछला क्वेश्चन था कि हमारा चंपारण क्यों नहीं होगा, तो चंपारण केवल एक बिहार तक सीमित था, बिहार के चंपारण के किसानों तक सीमित था, बिहार में भी पूरा नहीं था। लेकिन ये पहला था गांधी जी का देशव्यापी प्रयास। और इस हड़ताल में शामिल पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जब 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया तो सारे देश के जो नेता थे वो इसमें सक्रिय भागीदारी किए, और उसी में पंजाब के हमारे 2 नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इन नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, चूंकि अब जब ये 2 नेता गिरफ्तार हुए तो चूंकि जो नेता होता है वो जन में लोकप्रिय होता है, तो जो जनता थी विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहां क्या करती है, वहां एक सभा का आयोजन करती है। लेकिन होता क्या है कि वहां जो है जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्याख्या पे तो बहुत फोकस्ड होना है, क्योंकि बिना व्याख्या को समझे आप जो है अगला प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए व्याख्या पढ़िए, और साथ ही साथ यदि आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो, अगर इस टॉपिक को और ज्यादा पढ़ना तो थोड़ा सा गहराई में जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ तो सीमा है किसी भी चीज को बताने की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है और जनरली लोग इसमें कंफ्यूज खूब होते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नायर, मोहम्मद अली जिन्ना, रामेश्वर सिंह। देखिए, ये जो 2 नाम है इसमें तो कोई नहीं कंफ्यूज होगा, इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग बताइए, देखें इसमें कौन जो है सही बता देता है। और इसमें बताना देखिए सबको है, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। नाइटहुड की उपाधि की बात हो रही है। देखिए, नाइटहुड जब भी पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, तो वो होंगे रविंद्रनाथ टैगोर, इसका ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था। जबकि इसी हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने, देखिए शंकर नायर ने भी इसी हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, फैक्ट है, और आपको अब कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, जब पूछे नाइटहुड तो नाइटहुड किसने हटाया, मतलब त्यागा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागा था। और वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा किसने दिया था, तो इस्तीफा जो है वो शंकर नायर जी ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, बताइए। काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी बताया है
वो बहुत ही सही बता रहे हैं, क्योंकि हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही की गई थी, और ये हंटर आयोग की जो नियुक्ति थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। तो थोड़ा सा इसकी आप लोग व्याख्या देखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। इसकी रिपोर्ट में सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया। भाई ये तो अंडरस्टूड सी बात है, यदि सरकार, वो भी औपनिवेशिक सरकार है, तो वो जो जांच करेगी। आज की तो वर्तमान सरकारें अपनी गलतियों को तो मानती नहीं है, और ये तो औपनिवेशिक सरकार थी, ये तो कहाँ से मानने से रही। तो वही है कि कमीशन का गठन किया, इसकी रिपोर्ट में सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया। कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। मतलब जो डायर महोदय ने इतनी नृशंसता की थी, निहत्थों पे इतनी गोलियां चलाई, इतनी डेथ हुई, केवल उनको यह कहते हुए बरी कर दिया कि इनके निर्णय लेने में गलती हुई, कोई इनको बड़ी सजा नहीं मिली। लेकिन जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस ने भी एक जांच समिति गठित की थी। जैसे ये तो हंटर जो कमीशन था तो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने जो कमेटी गठित की थी वो तहकीकात कमेटी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए, हंटर पे तो पूछ लिया है, अब पूछेगा तहकीकात कमेटी किससे संबंधित है। तो तहकीकात कमेटी जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही संबंधित है। लेकिन इस कमेटी का गठन किसने किया था? तो इस कमेटी का गठन जो किया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके अध्यक्ष कौन थी? जो तहकीकात कमेटी थी, तो तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। अब देखिए सदस्य में कितने कौन लोग थे? महात्मा गांधी स्वयं इसके सदस्य थे, मोतीलाल नेहरू थे, अब्बास तैयब जी थे, CR दास थे और पुपुल जयकर थे। ये सब लोग इसके सदस्य थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। गांधी जी ने इस समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है कि इस समिति की रिपोर्ट का प्रारूप किसने लिखा था? तो वो गांधी जी द्वारा लिखा गया था। और मॉन्टेग्यू ने इस नरसंहार को निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। देखिए मॉन्टेग्यू जो थे उन्होंने इस हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा दी थी, तो इसका भी ध्यान रखना है। ये जो सारे फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम कई बार आपसे कहें कि आप रिवीजन करते रहिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और यदि आप इसमें असमर्थ है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां हम इसको डलवा ही देते हैं, तो आप वहां इसको ले लीजिएगा, लेकिन रिवीजन करते रहिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आजाद। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आजाद। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। और देखिए अगर इसमें पीछे मेरा आप लोगों ने क्लास किया होगा तो ये उत्तर करने में किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप समझ रहे हो खिलाफत कमेटी कब है और ये शरीयतुल्लाह का समय कब है, इसी से आप लोग पकड़ लेंगे। तो चलिए इसका जो उत्तर होगा 1, 2 और 4 ऑप्शन आपका सही है, उत्तर बी है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 का उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना करना था। आप सभी जानते हैं कि जो तुर्की का खलीफा था वो एक तरीके से मुसलमानों के धार्मिक राजनैतिक हेड की तरह बिहेव करता था, और मुसलमानों की उसमें बड़ी आस्था थी। तो उसी लिए इसमें, और चूंकि ब्रिटेन से कुछ डिस्प्यूट हुआ और कहीं ना कहीं जो खिलाफत था, जो खलीफा का जो शक्तियां थी वो सीमित हो गई थी, खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो आंदोलन चला था तो इसका मोटिव यही था कि हम पुनः खिलाफत को जो है वो लाएंगे, इसीलिए इस मूवमेंट का नाम ही खिलाफत आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन को चलाने के लिए गठित कमेटी में देखिए एक भारत में भी जैसे ये आंदोलन तो भी जहां जहां मुस्लिम लोग थे उन्होंने अपने अपने देशों में चलाया, तो भारत में भी इसको चलाया गया। और इसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजबल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे। देखिए हाजी शरीयतुल्लाह जो थे वो फराइजी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ना कि खिलाफत आंदोलन से।
खिलाफत आंदोलन से कौन जुड़ा था? तो शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, हजरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी। देखिए इनका नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा आयोग जो है वो किसी चीज को गहराई में जाके पूछने लगा है, तो यदि आप गहराई में जा रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, 1 4 से। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए, कमेंट करके जल्दी से उत्तर बताइए 8 नंबर का। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? जल्दी से कमेंट करिए, और कमेंट सभी लोग करते रहिए। और इसमें देखिए जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ये एकदम सही बात है। और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, तो मैंने पीछे ही लेक्चर में बताया, तो इसलिए अगर आप लोगों ने मेरा पिछला जो व्याख्या देखा होगा तो वहीं से पकड़ रहे होंगे। देखिए मुस्लिम समाज के सुधार की बात यहाँ नहीं होती है, साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। देखिए ये तो ठीक है, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग होती है तो वो कब होती है? तो वो 1909 के एक्ट में होती है। तो ये जो उत्तर ये लाइन है अपने आप यही इससे गलत हो जा रहा है, ये तो गलत है ही है। तो इसका उत्तर को क्या हो जाएगा? 1 और 4। और आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बताइए इसका उत्तर कौन होगा? आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी बताया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें आप लोग कि मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। मतलब जो जिन्ना थे वो राजनीति में धर्म की एंट्री को नहीं चाहते थे, क्योंकि जो खिलाफत था वो धार्मिक आंदोलन था। और आप जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन में खिलाफत के नेताओं ने सहयोग किया था, तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी चाहते थे कि जो धार्मिक आंदोलन है वो अलग चले और जो राजनीतिक चीजें चल रही हैं वो अलग हो, तो जिन्ना ने इसका विरोध किया था। अब इसी में जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। और मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। देखिए जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ये 2 ऐसे नेता थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। और अगला हमारा प्रश्न है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना एचिंसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, 1942 की अगस्त क्रांति। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। एचिंसन के कथन का संबंध किससे है? जल्दी से देखिए, आप लोगों को टॉपिक हम चूंकि पहले ही बता दिए तो आप लोग को आसान लगा, लेकिन ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। तो इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी बताया वो एकदम सही है। और आइए थोड़ी सी व्याख्या देख लें आप लोग कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन की नीति ने भारत में मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया। देखिए जब आप सर सैयद अहमद खां को देखेंगे 1875 के बाद, तो क्या होता है कि मुसलमान जो है वो कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के करीब जा रहे थे। लेकिन ये जो तुर्की में जो मैटर फंसा और वहाँ जो है खिलाफत को लेकर के विश्व समुदाय के जो मुसलमान हैं वो पश्चिमी दुनिया से रुष्ट हुए, बेसिकली ईसाइयों से नाराज हुए, तो उसका प्रभाव भारत में ही था। तो जो मुसलमानों और अंग्रेजों का जो एक हनीमून पीरियड था वो यहाँ तक आते आते टूट गया। और टूट गया तो वही इसमें कहा जा रहा है।
और दूसरा है कि 1924 में यह आंदोलन तब समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। आप सभी जानते होंगे कि तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में एक सरकार बनी और वहां जिसके लिए आप डिमांड कर रहे थे खिलाफत के लिए, भाई जब खिलाफत किससे संबंधित है? खलीफा से। और जब खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तो खिलाफत मूवमेंट अपने आप ही खत्म हो गया। तो इस मूवमेंट का अंत इसी तरीके से हुआ था। तो चलिए आज का हमारा यहीं तक प्रश्न था। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, आगे भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। देखिए ये हमारे आरओ का बैच स्टार्ट हो गया है, मैंने शुरू में ही बता दिया है, और आप लोग इससे जुड़िए, निश्चित तौर पर इसका आप लोग को लाभ मिलेगा। और फिर आगे और भी देखें आप लोग। देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि हमारा जो है मेंस का भी प्रोग्राम चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है, साथ ही साथ प्रीलिम्स का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा। और अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मेंस आंसर राइटिंग करके आप वहाँ हमारे टेलीग्राम में भेजिए, हम उसकी मार्किंग भी कर देंगे, जो कमी रहेगी वो बता देंगे। साथ ही साथ वहाँ और भी बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल भी मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और आप ही के सहयोग से आगे बढ़ेगा। और सबसे लास्ट में ये हमारा 11वां लेक्चर था। अभी तो जो मैंने कराया वो 12वां है, इसके पीछे 11वां, और जो हमारा 11वें लेक्चर का टॉपिक था कि प्रमुख किसान आंदोलन योम ट्रेड यूनियन। तो यदि आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, और यहाँ से भी बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।